हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूलास ऑफ चैप्टर नंबर 10 दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं जो हमें पता होने चाहिए दैट इज़ इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज फ्रॉम दिस चैप्टर। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला आ जाता है दैट इज़ रिलेटेड टू मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर दो डायरेक्शन होते हैं, जैसे कि एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्लस से डिनोट करते हैं, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को आप अगर एनसीईआरटी वगैरह में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसे क्रॉस से भी डिनोट करते हैं। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए क्रॉस ले लेता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरली हम बी से डिनोट करते हैं, तो लेट्स से बी बार। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक चार्ज को फेंका। ठीक है, तो जब मैं इस चार्ज को यहाँ पे फेंकूंगा या तो क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो बेसिकली इनवर्ड है, इनवर्ड का मतलब यहाँ पर हो गया इनटू द पेपर, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ जा रही हैं, इनटू द पेपर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, इस चार्ज पे फोर्स लगाएंगी। जब ये इस चार्ज पे फोर्स लगाएंगी तो ये चार्ज कुछ ऐसे मूव करना लगेगा v वेलोसिटी से। ठीक है, तो हमें बताना है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, यानी अगर मैं किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकूं और ये चार्ज मूव करेगा तो इस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म होता है एफ बार इज इक्वल टू क्यू वी बार इंटू बी बार, और अगर इसी में वेक्टर प्रोडक्ट निकालो तो मुझे इसका आंसर मिलता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी बार एंड बी बार। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हो साइन फंक्शन लगा हुआ है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, थीटा 90 डिग्री पर। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 रखूँ तो मुझे साइन 90 की वैल्यू 1 मिलेगी। सो द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज गिवन बाय द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला निकाल के बताऊँ तो ये हो जाएगा एफ अपॉन क्यू इंटू वी। इसी फॉर्मूले का यूज़ आप कर सकते हो इन ऑर्डर टू फाइंड द एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज डायमेंशन। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर 2-3 यूनिट होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट टेस्ला भी होता है और दूसरा यूनिट हम यूज़ करते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक तीसरा यूनिट आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो दैट इज़ न्यूटन अपॉन कूलम एंड मीटर पर सेकंड। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ दैट इज़ न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। तो इसको 3 यूनिट हो गए, एक टेस्ला हो गया, दूसरा वेबर पर मीटर स्क्वायर और तीसरा न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। तो अगर जब आपको डायमेंशन निकालना होगा तो उसके लिए आपको न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर वाला यूनिट यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज़ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट। अब मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पर चार्ज लिया था, इस चार्ज की जगह पर मैं एक करंट कैरिंग वायर ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लो यही हमारी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर कांस्टेंट, और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक करंट कैरिंग वायर रखता हूँ। ठीक है, तो मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है और इस करंट कैरिंग वायर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जब इस करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो होगा जिसका लेंथ मान लेते हैं कितना है, एल है, तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म एफ बार इज इक्वल टू आई इन द ब्रैकेट एल बार इंटू बी बार। और सिंस ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अगेन साइन थीटा आ रहा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी। तो जो मैक्सिमम फोर्स इस वायर पे लगेगा दैट इज गिवन बाई आई एल बी। यहाँ पर आई का मतलब है करंट फ्लोइंग इन द वायर, एल का मतलब लेंथ ऑफ द वायर और बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगेन करंट का यूनिट आपको पता है एम्पियर, लेंथ का मीटर और मैग्नेटिक फील्ड का मैंने ऑलरेडी आपको अभी भी बताया है। देन आवर नेक्स्ट फॉर्मूलास आर रिलेटेड टू साइक्लोट्रॉन मोशन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन मोशन बेसिकली एक डिवाइस का नाम है दैट इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। तो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका काम होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को यानी स्पीड को इंक्रीज करना। ठीक है, एक्सेलरेट करना, किसी भी चार्ज पार्टिकल को क्या करना, एक्सेलरेट करना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर आपने इसका थियरी देखा होगा तो मैं वापस से रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो 1 शॉट वीडियो मैंने अपलोड किया है उसे आप एक बार ज़रूर देखना,
ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूला समझने में, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन में बेसिकली क्या होता है, 2 डीस होते हैं कुछ इस तरीके से, और इन 2 डीस के बीच में यहाँ पर हम क्या रखते हैं, एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं। दैट चार्ज पार्टिकल कुड बी लेट्स से प्रोटॉन, और फिर यहाँ पर हम एक मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं एक ऑसिलेटर जो बेसिकली पोलैरिटी को चेंज करेगा। फिर हम देखते हैं चार्ज पार्टिकल ऐसा घूमता जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये बाहर एग्जिट हो जाता है, ठीक है। तो बस इसी को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन मोशन। तो देखो जब पार्टिकल मूव कर रहा होगा, डेफिनेट सी बात है कि इसकी वजह से वहाँ पर क्या एक्ट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा, और साथ ही साथ में वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो उसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला मिलता है mv इज इक्वल टू QBr। यहाँ पर mv जो है मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, r इज द रेडियस, q का आपको पता है चार्ज होता है। यहाँ पर mv को हम मोमेंटम कहते हैं, तो आप इसको p इज इक्वल टू QBr भी लिख सकते हो, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के रिलेशन या फॉर्मूले की, तो टाइम पीरियड का मतलब हो गया टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन सर्कुलर मोशन, और इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पर दैट इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2πm अपॉन QB। यहाँ पर m का मतलब मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल है। फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूले को उल्टा करना होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ एनी थिंग विच इज़ परफॉर्म पर सेकेंड, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाएगा QB अपॉन 2πm। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी, वो एक्सेलरेट होता जाएगा, तो डेफिनेट सी बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो यहाँ पे जो R है बेसिकली वो क्या है, एग्जिट रेडियस, यानी वो फाइनल रेडियस है जिस रेडियस पर ये चार्ज पार्टिकल निकल के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में यानी ये साइक्लोट्रॉन के जो भी 2-3 फॉर्मूलेस हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, तो वहाँ पर आप इसे अप्लाई करके देख लेना। नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप। मान लो मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में एक कोई करंट कैरिंग लूप रख दिया, तो उस पर टॉर्क लगेगा जिसकी वजह से वो रोटेट करेगा, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, mb sin थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। इट इज़ जस्ट इक्वल टू, जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल एंड सो ऑन, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पर m जो है बेसिकली वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको हम NIA लिख सकते हैं। यहाँ पर N का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स होता है, I का मतलब करंट, A का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लूप या एरिया इंक्लोज बाय द लूप, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का तो यूनिट आप जानते हो, दैट इज़ एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। करंट का यूनिट तो एम्पियर होगा, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स को कोई यूनिट नहीं होते हैं। तो टॉर्क का मतलब समझ में आया आपको कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप ऑफ वायर को रखा तो इस पर एक फोर्स लगेगा यानी टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से रोटेट करेगा। तो बेसिकली एक बड़ा थियरी इस पर दिया हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक में। अब सिंस यहाँ पर साइन फंक्शन दिया तो आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब थीटा 90 होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, mb, एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम कभी भी इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, NIAB लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। Then our next formula is related to deflection of a moving coil galvanometer। क्या है deflection of a moving coil galvanometer? deflection को यहाँ पर phi से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है NAB अपॉन K इंटू I। K को यहाँ पर टॉर्सनल कांस्टेंट या ट्विस्ट कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अगेन N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है, A का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या मैं बोलूँ एरिया ऑफ लूप, एंड देन B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ से हमें बात पता चलती है कि जो NAB अपॉन K है ये सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। सो देयरफॉर यू कैन राइट phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे आप देखते हो गैल्वानोमीटर, जैसे कि आप देखते हो गैल्वानोमीटर में जितना ज़्यादा करंट पास होगा वो उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। The next formula is related to magnetic potential energy of the dipole। जस्ट लाइक कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो ये वाला जो फॉर्मूला आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये बेसिकली एक पर्टिकुलर केस है, ठीक है। और इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये है जो आप याद रखना, दैट इज़ U इज इक्वल टू MB इन द ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसी तरीके का हमने एक फॉर्मूला लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दैट इज़ U इज इक्वल टू
पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक को पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें सिमिलैरिटीज़ में मिलती हैं। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज़ हम तब करते हैं कि मान लो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल को रख दिया और उस डाइपोल को हमें थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल रोटेट करना है, तो उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, और आपको पता है आप जो भी वर्क करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये जो आपको ये मैंने फॉर्मूला लिख के दिया है, अगर आप इसी फॉर्मूले में अज्यूम करो कि इनिशियल थीटा 1 की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला मिल जाएगा u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, बिकॉज एक बार थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो थीटा 2 को थीटा मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ से हमारे फॉर्मूले स्टार्ट हो जाते हैं कि हम कैसे किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दो लॉस पढ़ने होते हैं, बायोट-सैवर्ट्स लॉ एंड एम्पीरियर्स लॉ। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ इज नथिंग बट इट इज़ द फॉर्मूला यू कैन से टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर। स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर का यहाँ पर मतलब क्या है कि मान लो कि मेरे पास ये कोई इस तरीके से क्या है, वायर है। ठीक है, तो इस वायर का मैं बोलता हूँ टोटल लेंथ L है और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। और अगर मुझे पता करना है कि इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर, जो कि एट अ डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं एट अ डिस्टेंस R है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो अगर आप ये पता करना चाहते हो तो आप बायोट-सैवर्ट्स लॉ का यूज़ कर सकते हो। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ बेसिकली हमें क्या बताता है, किसी भी करंट कैरिंग वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आई करंट है, डी एल का मतलब होता है स्मॉल लेंथ एलिमेंट, है ना। जैसे इस वायर का टोटल लेंथ एल होगा तो इसके छोटे से एलिमेंट का लेंथ क्या होगा, डी एल, एंड इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा। तो डायरेक्टली बायोट-सैवर्ट्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसके एप्लीकेशन पे आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर। तो मान लो कि मेरे पास ये कोई एक लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, आई है, और मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पता करना है, लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, के टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी विच इज़ एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हमें आंसर मिलता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मैं यही बात करूँ सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, अच्छा उससे पहले मैं इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, यानी मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया है बिकॉज आप जानते हो कि यहाँ पर जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट को हम कहते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो जब आप ये वैल्यू रखोगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और आपका कैलकुलेशन आसान बन जाएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, यानी आधे वायर की वजह से, तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। Then our next formula is related to force per unit length between two long parallel wires। मान लो कि मेरे पास दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स है कुछ इस तरीके से, एक वायर ये है और दूसरा वायर ये है। लेट्स से इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। और मुझे तो आप देखोगे कि पहले वायर से निकलने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो सेकेंड वायर पे फोर्स लगाएगा और सेकेंड वाला फर्स्ट पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू वायर इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, वेयर डी इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि सिर्फ फोर्स पूछा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा हुआ है। अगेन फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन। ठीक है, सेपरेशन डिस्टेंस का यूनिट तो मीटर ही होगा बिकॉज ये एक तरह से डिस्टेंस की बात कर। Then our next formula is related to magnetic field produced by a current in a circular arc of a wire। मान लो कि मेरे पास ये कुछ इस तरीके का एक सर्कुलर आर्क ऑफ वायर है और मुझे क्या करना है कि सेंटर पे पता करना है कि इस आर्क ऑफ वायर की वजह से सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो
इसका जो हमें फॉर्मूला मिलता है दैट इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा अपॉन आर, वेयर थीटा इज द एंगल। ठीक है, ये आर्क जो बन रहा है इसका एंगल है। अब जैसे कि आप जानते हो कंप्लीट सर्कल के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फुल सर्कल ऑफ अ वायर, देन यू कैन राइट द फॉर्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बिकॉज थीटा की जगह पर अगर 2 पाई रखोगे तो क्या होगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 कैंसिल होकर 2 बचेगा। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर। ठीक है, the next formula is axial magnetic field produced by a current in a circular loop। मान लो कि मेरे पास ये कोई ऐसा लूप है, ठीक है, लेट्स से इस लूप का जो रेडियस है वो कितना है, r है, और मुझे इसके एक्सियल लाइन के इस पॉइंट पर लेट्स से ये डिस्टेंस z है, यहाँ पर मुझे पता करना है कि इसकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है बी जेड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सियल लाइन, इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। यहाँ पर जेड का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट जहाँ पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, वहीं आर का मतलब क्या है, यहाँ पर रेडियस ऑफ द लूप। अच्छा, जब आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन आपको करने को आएंगे और वो आपको बोलेगा कि z इज इक्वल टू क्या है, r है। तो अगर ऐसे कंडीशन देगा तो फिर फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा ये बदल जाएगा। ठीक है, देन आवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी चैप्टर में। अगर ये सोलेनॉइड वर्ड आता है तो सोलेनॉइड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ते हैं सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और सोलेनॉइड वगैरह सारी चीज़ें, तो वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड का मतलब क्या है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, तो इसका फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अगेन म्यू नॉट का मतलब क्या है, परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, एल का मतलब लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड और स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब कुछ ऐसा है कि मान लो सोलेनॉइड तो आपको पता है, इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको बनाता हूँ तो ये आपका क्या बन गया, सोलेनॉइड बन गया। और सोलेनॉइड के लिए मान लो यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है, करंट आई, और इस यहाँ से यहाँ तक का इसका लेंथ कितना है, L, और इसमें मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड। देखो टोरॉइड कोई अलग सी चीज़ नहीं होती है, सोलेनॉइड को ही अगर आप सर्कल शेप में इस तरीके से बेंड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा। ठीक है, टोरॉइड्स क्या है, बेसिकली सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो, सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे कि यहाँ से आप देखोगे ऐसा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हमारा टोरॉइड है। ठीक है, करंट इन करंट आउट, और ये बेसिकली यहाँ से रेडियस आर। तो जस्ट करना कुछ नहीं है, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना बी का, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और लिखेंगे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई। और आपको पता है कि सर्कल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आर। ठीक है, या कैपिटल आर जो भी आप लेना चाहो। तो इस तरीके से हमें यह फॉर्मूला टोरॉइड का मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर नोट में भी आप देख पा रहे हो कि टोरॉइड इज अ सोलेनॉइड बेंट इनटू अ सर्कुलर फॉर्म। एंड एट लास्ट अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूला रिलेटेड टू मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का डिस्कशन हमें 12th में भी चैप्टर में करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज वो तो पूरा का पूरा चैप्टर मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फैराडेज के 2 लॉ पर बेस्ड है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर कहते हैं। तो और यहाँ पर भी समझ ही लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंपल से मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। ठीक है, तो मान लो ये पर्टिकुलर एरिया है और इससे क्या हो रही है, फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, तो इससे जितनी फील्ड लाइंस पास होंगी हम देखेंगे कि ये सारी फील्ड लाइंस जो इसके एरिया के अंदर से जा रही है उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में, इसका फॉर्मूला होता है बी बार डॉट ए बार, और अगर मैं इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालूं तो आंसर मिलता है बी ए कॉस थीटा। अब सिंस यहाँ पर कॉस फंक्शन लगा है तो आप समझ सकते हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो मैक्सिमम फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज थे वो सारे ऑलमोस्ट कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, तो इन
फॉर्मूलाज को आप नोट डाउन करो एंड देन ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर. यू विल फाइंड ईजी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है.